लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन थी, जस्ट फॉर द ओवरव्यू मैं आपको वो चीज़ें दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है। इन लास्ट डिस्कशन we talked about the working capital management, and in working capital management the important discussion was on the account receivable, inventory management and payables. And the combination of these factors are also a part of cash conversion cycle. और कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर हम अपना नेट ऑपरेटिंग साइकिल देखते हैं कि कंपनी अपने कैश से लेके और अपनी अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट और देन आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इनटू द सेल अपना कैश रिकवर कैसे कर रही है, उस वो सारा प्रोसेस जो है वो इसमें देखा जाता है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है वो कैश कन्वर्जन साइकिल की मैनेजमेंट के ऊपर है। कैश कन्वर्जन साइकिल मैनेजमेंट मीन्स कि हाउ वी विल मैनेज आवर रिसीवेबल्स and how we will be able to manage our inventory and later on the management of payables. अगर हमने अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को मैनेज करना है just to manage the liquidity of the firm या in other way to manage the working capital of the firm, तो हमें इन तीन एस्पेक्ट में सेपरेटली अपनी फर्म की जो है वो पॉलिसीज लेके आनी पड़ेगी। अब इन पॉलिसीज को जो है वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कंपनी जो है वो कैसे इसके अंदर अपनी जो है वो पॉलिसीज वगैरह देख अपनी मैनेज करती है। ये भाई प्लीज जरा माइक को थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। एट द टाइम व्हेन यू वांटेड टू आस्क एनी क्वेश्चन, जस्ट स्विच ऑन द माइक एंड पुट योर हैंड्स अप एंड देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। तो इस तरह फिर जरा हमारी मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। ओके, नाउ the first point where we wanted to manage our cash conversion cycle is here is some instruments। ये जो कैश कन्वर्जन के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लास्ट टाइम मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा था। तो अभी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमने करनी है, हियर इट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। अब मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के अंदर नॉर्मली फर्म क्या कर रही होती है, आप लोगों ने पहले देखा भी होगा, कुछ क्रेडिट टर्म्स फर्म जो है वो अनाउंस करती है। इफ़ योर सेल्स, इफ कंपनी सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो कंपनी की अब पॉलिसी ये है कि मेरा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट मीन्स कि मेरी जो क्रेडिट सेल्स की कैश कलेक्शन है वो रैपिड होनी चाहिए। For the rapid calculation, what firm will do, firm will give us some credit instruments, और उसको आप हम कहते हैं ट्रेड टर्म्स के। फॉर्म ये कहेगी कि इफ़ यू विल गिव मी मनी विद इन 10 days, फॉर्म विल गिव यू 2% डिस्काउंट। तो रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये स्ट्रेटजी होती है कि कभी कभी कंपनी क्या कर रही है, अपने क्रेडिटर को इंसेंटिव दे रही है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कैश जल्दी मिल जाए। तो उस इंसेंटिव के थ्रू और रिसीवेबल के थ्रू हमारे पास यहाँ पे एजिंग स्केड्यूल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर फर्म के लिए। और कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैश की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और फ्यूचर में प्लान करने के लिए कि किस मंथ में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल होगा, और ये क्योंकि प्रिडिक्शन होती है, तो हर फर्म की कंपनी अपनी लिक्विडिटी जो है वो उसको मैनेज कर रही होती है। तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन यही है कि फर्म के पास एक अप्रोप्रिएट एजिंग स्केड्यूल मेंटेन करना होता है। और टू सम हो फिर भी कंपनी के पास जो एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर है या डेज फॉर रिसीवेबल्स हैं, कंपनी ने वो कम से कम रखने हैं। और इसमें वो टर्नओवर जो है वो कंपनी का जितना ज़्यादा आएगा, वो पेमेंट्स भी इनको जो है वो ऑब्वियसली जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। और नॉर्मली कंपनी ट्राई ये कर रही होती है कि इसमें कंपनी का जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, उस हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कंपनी अपने जो रिसीवेबल्स है उसको मेंटेन कर रही है कि हर साल अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस कंपनी रिसीवेबल्स को बेहतर परफॉर्म करे। और फिर कंपनी नॉर्मली ये क्या कर रही होती है, लेट्स सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो बाकी कंपनीज हैं उनके साथ भी कंपनी कंपेयर कर रही होती है कि हमारी जो क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो किस हद तक चल रही है, क्रेडिट टर्म जो है वो सेक्टर में क्या चल रही हैं ओवरऑल,
आपकी कंपनी में क्या चल रही है। तो कंपनी की कोशिश ये होती है कि आपका जो अकाउंट रिसीवेबल का जो साइकिल है वो इंडस्ट्री के पैरेलल ही चले। और नॉर्मली ये जो अकाउंट रिसीवेबल के साइकिल या टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास कुछ, अब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, एलसी आ जाती है। तो एलसी के अकॉर्डिंगली आपके पास प्री डिफाइंड डेज होते हैं कि कितने दिनों के बाद आपको जो है वो पेमेंट बैंक रिलीज करेगा। तो उस केस में ये एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। तो ये हम उसमें देख लेंगे यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की जब हम बात कर रहे हैं। सेम केस, अगर लेट्स सपोज आप कंपनी जो है वो कोई ग्रोसरी स्टोर की बात कर रहे हैं जहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा हो रही है छोटी छोटी आइटम की, और वो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो कैश सेल पे निकल रही है, तो उस केस में तो आप एजिंग स्केड्यूल बनाएंगे नहीं, क्योंकि कंपनी डील ही कैश पे कर रही है और लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन प्रोसेस में जाती है जहाँ पे रिसीवेबल्स और परचेजेस का बहुत ज़्यादा लिंक होता है, वहाँ पे हमें एजिंग स्केड्यूल जो है वो बनाना पड़ता है। और what I remember, you have gone through the calculation of aging schedule in your undergrad program. Am I right or wrong? आप लोगों ने ये एजिंग स्केड्यूल बनाया हुआ है? नो सर, हमने नहीं नो बनाया। सर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं इसी टेबल को, फिगर 1 को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपनी ये कैसे डिफाइन करती है। सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लें कि ये जो मार्च है, जस्ट फॉरगेट द अप्रैल और मई, जस्ट मार्च को देखें। सिचुएशन ये है कि कंपनी के पास मार्च के अंदर जो रिसीवेबल हैं, जो कंपनी को मार्च के अंदर मिलने हैं अगेंस्ट द सेल, जो कंपनी ने क्रेडिट सेल की है, उसके अंदर कंपनी ये कैलकुलेशन कर रही है कि मुझे जो जो कैश, अब ये कंपनी बना कैसे रही होती है अपनी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ। कंपनी को पता होता है कि विद इन 30 डेज जो है वो मुझे 200,000 जो है, या 200, ये क्योंकि अमाउंट थाउजेंड में है तो 200 मुझे जो है वो 31 डेज से पहले पहले मिल जाएंगी विद इन। अब क्योंकि ये मार्च की सेल है तो कंपनी की यहाँ पे ये होता है कि 200 तक मुझे मार्च में ही मिल जाएगा। बाकी जो है वो आपके जो सेल आपने की है, जो आपके बायर्स हैं, वो आपको कह रहे हैं कि उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो हम आपको 30 से 31 टू 60 डेज के अंदर आपको रिटर्न हो जाएगी। और देन द रिमेनिंग अमाउंट आउट ऑफ द टोटल 100 would be in between 60 to 90, और the last remaining amount of 50 would be after the 90 days। अब इसको अगर टोटल सम हम इसका कर लें तो we have 500,000 सेल इन मार्च। जो मार्च में 500,000 की सेल है उसमें से 200 कब मिलेगा हमें, विद इन 30 डेज, और 150 हमें मिलेगा 31 टू 60 डेज के अंदर। और इसी तरह हम अपनी अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिसेस और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम इसके अंदर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, और इसमें हम ये इस चीज़ को डिटरमिन कर लेते हैं कि किस मंथ में जो है वो हमें कितना रिटर्न यहाँ पे मिल रहा होता है। यस उम्मे, सर हमारा सर इस ये वही है जिसमें हम कैश अकाउंट में हमने टोटल कैश फाइंड करनी होती है, तो अकाउंट रिसीवेबल हमने फाइंड करने थे कि टोटल कितने हमारे किस किस मंथ में हमारे यस फाइंड होंगे। यस, ये आप लोग ये ना जी जी अकाउंटिंग ये में मैनेजेरियल अकाउंटिंग का ये टॉपिक होता है जिसमें आपने अकाउंट रिसीवेबल की मैनेजमेंट का एक सेपरेट टॉपिक होता है, वहाँ पे आप लोग ये करते हैं। अभी मैं चलें फिर भी एक्सप्लेन कर जी रहे जी हैं, सर। आपको ये थोड़ा याद आ जाएगा। सेम केस ये मार्च का आपने बनाया, फिर अप्रैल का भी इसी तरह है। फॉर्म की हिस्ट्री और फॉर्म की करंट प्रैक्टिसेस आपको बता रही होती है कि आपकी जो क्रेडिट सेल है वो किस मंथ में आपको कितना कितना पोर्शन उसका जी जी रिकवर हो जी रहा होता है। और मार्च की सेल का कुछ यस सर। पोर्शन अप्रैल में भी चला जाएगा। ऑब्वियसली मार्च में जो 200 आपके है, ये जो 31 टू 60 डेज हैं, जो मार्च की सेल का 31 टू 60 डेज है, ये आपको किस मंथ में मिलेगा, ऑब्वियसली अप्रैल में मिलेगा। और अप्रैल की यस सेल सर, का कुछ, अप्रैल में मिलेंगे। और अप्रैल की सेल का कुछ पार्ट जो है वो अपना मई में मिलेगा। प्लीज अपना माइक मई में म्यूट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मार्च की सेल का कुछ पार्ट आपको अप्रैल में मिलेगा और कुछ पार्ट आपको मई में मिलेगा, और अप्रैल में आपको मार्च की सेल का भी कुछ पार्ट मिल रहा होगा,
और अप्रैल की अपनी सेल का भी पार्ट मिल रहा होगा। तो ये एजिंग स्केड्यूल हम इसी तरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं ओवर अ डिफरेंट डेज, डिफरेंट मंथ के ऊपर हम इसको डेवलप कर रहे होते हैं, और ये कंपनी की प्रैक्टिस से ही हमें मिल रहा होता है। अगर हम यहाँ पे नीचे आगे देखें, इन मार्च 200,000 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स वर करंट, दैट यहाँ पे दैट इज हैड बीन आउटस्टैंडिंग लेस देन 31 डेज, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब अगर इसी चीज को हम परसेंटेज में देखें, परसेंटेज के सिनेरियो में हमारे पास जो है ये टर्म क्या होगी, यहाँ पे मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर में आप क्लियरली इस चीज को देख पा रहे हैं या मुझे जूम करने की जरूरत है? No, sir, we can zoom in and zoom out also. ओके, दैट्स गुड। यहाँ पे हमारे पास जो रिसीवेबल एजिंग है, वी कैन सी इन परसेंटेज, आउट ऑफ द टोटल मार्च सेल 40% इज बीइंग रिसीव विद इन द 30 days एंड 30% कैन बी रिसीव इन द कमिंग 30 days। और ये आपके पास परसेंटेजेस हैं, इसको आप सम अप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्च की जो टोटल 100% सेल है उसकी रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिवीजन है अक्रॉस द डिफरेंट डेज। अब यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। अब ये हमने प्लानिंग करनी है। अगर हम ये परसेंटेजेस की और इस तरह की अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो फर्म वुड नॉट बी एबल टू डिफाइन द करंट पोर्शन ऑफ लिक्विडिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आपका क्या है? आपकी इन्वेंट्री, आपने परचेजेस करनी है, प्रोडक्शन करनी है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, आपकी मशीनरी परचेज करनी पड़ सकती है, आप भी नॉर्मल रूटीन के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो वो वर्किंग कैपिटल आपको कहाँ से आना है? फ्रॉम द रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल के लिए आपको ये परसेंटेजेस बनाते हैं। यहाँ पर परसेंटेजेस से आपको पता चला कि ओके 40% मुझे मार्च में मिल रहा है, 30% कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब कंपनी ने ये देखना है कि ओके द वन ऑप्शन कुड बी द कंपनी विल ऑफर सम डिस्काउंट्स टू द बायर्स, के बायर्स को ये कहें कि भाई आप 2% हमें डिस्काउंट ले लें अपनी क्रेडिट सेल का, तो डिस्काउंट की वजह से आप हमें कैश में कुछ ज़्यादा अमाउंट दे दें। अगर कंपनी को लिक्विडिटी चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो क्रेडिट टर्म्स के अकॉर्डिंगली फिर क्या होगा, जो आपके क्रेडिटर हैं उनको पता चलेगा कि ओके हमें अब ये कम अमाउंट देनी पड़ेगी, तो वो जो बायर हैं वो आपको एडिशनल अमाउंट दे सकते हैं, और इस एडिशनल अमाउंट के थ्रू क्या होगा, आप 50% तक हो सकता है 30 डेज के अंदर अंदर रिकवर कर लें, मे बी मोर देन 50 कर लें, और 60 डेज के अंदर अंदर आपकी सारी रिकवरी हो जाए। तो कंपनी ने ये पॉलिसीज ये डिफाइन करना होता है कि हमें किस टाइम पे क्या क्या अमाउंट चाहिए। लेट्स सपोज ये एजिंग स्केड्यूल कंपनी ने बनाया हुआ है, विद इन 30 डेज 40% तो रिकवरी आपकी सेल से होगी, लेकिन कंपनी को इससे ज़्यादा पैसे चाहिए, और अब क्रेडिट टर्म जो है वो भी यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही, इतनी एप्लीकेबल नहीं है, फ्रूटफुली रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपको। अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहे वाइल डिफाइनिंग योर क्रेडिट टर्म्स, तो ऑल्टरनेटिवली कंपनी क्या करेगी, अगेन जो कंपनी ने पेमेंट्स करनी है, ज़ाहिर है कंपनी ने भी परचेजेस की होंगी, जो कंपनी ने पेमेंट्स करनी है वो उनको फिर डिले कर देगी, वो हम आगे जाके इस चीज़ को भी देखते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली कंपनी क्या करेगी, रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी लेगी बैंक से, फिर वो बैंक्स की तरफ चली जाएगी, बैंक से क्रेडिट लेंगे, बैंक से क्रेडिट लेके फिर उनकी क्रेडिट टर्म्स हैं वो मैनेज करेंगे। तो कंपनी जो कॉन्टीन्यूसली बैंक से अपनी क्रेडिट टर्म्स के ऊपर फाइनेंसिंग करवा रही होती है, उसमें पर्पस यही होता है कि अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, और वर्किंग कैपिटल को मैनेज आप उसी सूरत में करते हैं जब आपके रिसीवेबल जो हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे या उनमें डिलेज आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करने के लिए आपके लिए ये ऑप्शन होती है कि परसेंटेज में देख लेते हैं किस मंथ हमें क्या क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स, तो कंपनी इसको फिर अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेती है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिसीवेबल की फॉर्म के अंदर ही इस चीज़ को देखना है कि कंपनी यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेशन में एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, द मेथड इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड। कंपनी क्या कर रही है, अपने वेटेड एवरेज मेथड को यूज़ करते हुए, एक ये न्यू टर्म है, इसमें अपना कलेक्शन पीरियड डिफाइन करती है। फिर इस कलेक्शन पीरियड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज इट इवन डिक्रीज इज according to the defined strategy. The strategy could be getting financing from the bank as well, or you can delay the payments even, or you can receive your early credit sales
आफ्टर ऑफरिंग द डिस्काउंट्स आपको कैश जल्दी भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो वेटेड एवरेज की कलेक्शन पीरियड की कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, यहाँ पे आप देखें कि पहले हमने सेल्स लिखी हुई थी, अब हम इसको डेज में लिखते हैं। एवरेज कलेक्शन डेज हम देखते हैं कि ये जो हमने कहा था विद इन 30 डेज जो हमारी कलेक्शन हो रही है, 40% तक जो कलेक्शन हो रही है, ये विद इन 30 डेज में मुझे एवरेज कितने दिन लग रहे हैं, 22 दिन लग रहे हैं। एवरेज 22 दिन के अंदर मुझे वो 40% मिल जाता है। वो 40% है कितना, वो 40% हमारे पास है 200 की अमाउंट जो है, आई कैन रिसीव दैट 200 अमाउंट विद इन 22 डेज एवरेज। और फॉर द नेक्स्ट टाइम, फॉर टाइम स्लॉट फ्रॉम 31 to 60 days average is 44 and then 74 and then 135। एवरेज 135 डेज के अंदर मुझे मेरी कंप्लीट कैलकुलेशन मिल रही है अकॉर्डिंग टू दैट पोर्शन। अब यहाँ पे आ जाए, इसका वेट कितना है, ये वेट की कैलकुलेशन हमने पहले कर ली, इधर हमने कैलकुलेशन वेट की कर ली। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो मुझे 90 डेज के बाद जो थोड़ा सा पोर्शन रहता होगा, वो 135 डेज में आ रहा है, नॉट द होल अमाउंट। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे अगर हम देखें अमाउंट मुझे 130 डेज के फर्स्ट 30 डेज के अंदर मुझे मिल जाती है। ये सेम परसेंटेजेस हमने डिफाइन कर ली, और परसेंटेजेस के बाद हमने नेक्स्ट जो लास्ट कॉलम है, वी कैन मल्टीप्लाई द डेज विद द वेट। डेज और वेट को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वेट्स आ गए। वेट परसेंटेज से ज़ाहिर है, जब भी आप किसी चीज़ को रेशियो या परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे वो वेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेम इसी तरह जिस तरह आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा था, सेम उसी केस के अंदर आपके पास यहाँ पे वेटेड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल भी आ गए। अब हमारे पास ओवरऑल जो वेटेड एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो 50.3 डेज का हमारे पास है। तो ये यहाँ पे हमारे पास यही सिनेरियो डेवलप हो रहा है। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि जो फर्म की जो कैलकुलेशन होती है, ये फर्म इंटरनल कैलकुलेशन करती है, और ये क्योंकि कंपनी का इंटरनल प्रोसीजर होता है, और इंटरनली प्रोसीजर जो है वो कभी आप बाकी कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये जो एजिंग स्केड्यूल होता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी का अपना ही हिस्टोरिकल ट्रेंड चेक करना होता है, और दैट हिस्टोरिकल ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, और बड़ी क्लियर पिक्चर हमें ड्रा करनी पड़ती है। कुछ चेंजेस हम क्या करें कि हमारा जो एवरेज डेज रिसीवेबल है वो कम हो जाए। जितना ये कम होगा उतना ज़्यादा जो है वो हम इफ़ेक्टिवली काम करेंगे। और अगर ये कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल के ये जो डेज हैं ये ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, हमेशा कंपनी जो है वो इसकी क्रेडिट की तरफ चली जाएगी, कंपनी बैंक से लोन वगैरह लेगी। और कंपनी की कोशिश यही होती है कि कंपनी जो है वो कुछ ऐसे इंसेंटिव्स वगैरह दें, क्रेडिट टर्म्स के ऊपर जो है वो अपनी सेल्स को करे, ताकि उनको टाइमली जो है वो अपनी सेल्स कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और सेल्स कैश में तभी कन्वर्ट होगी जब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, क्रेडिट टर्म्स आपने अच्छी दे दी हैं, और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको कैश दे रहे हैं। अब इसी को हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। टर्म्स दैट आर टू स्ट्रिक्ट विल लीड टू लेस देन ऑप्टिमल सेल। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, द कंपनी मस्ट ऑलवेज एवेल्युएट द ट्रेड ऑफ बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रिक्टर क्रेडिट टर्म्स हैं, और इसको क्रेडिट टर्म्स को सेल के साथ लिंक करना है। अगर कंपनी की क्रेडिट टर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बड़ी रिजिड किस्म की हैं, आप अपने बायर को ऑप्शन ही नहीं दे रहे कि वो आपको कम पैसे दे, ज़्यादा पैसे दे, या आपको क्रेडिट टर्म्स के ऊपर पैसे मिले, तो अल्टीमेटली दैट विल इफेक्ट ऑन द सेल्स एज वेल। तो इन अनदर वे, अगर आपकी कुछ लीनियंट किस्म की क्रेडिट टर्म्स है, तो वो क्रेडिट टर्म्स आपको बेनिफिट देगी, अल्टीमेटली दैट विल इंक्रीज योर सेल्स इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज वेल। और फिर उस लीनियर क्रेडिट टर्म्स के ऊपर ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी को डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं, तो यू विल गेट योर सेल इनटू कैश एज वेल। तो अब यही सारी सिचुएशन यहाँ पे होती है। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं वो अपने सेल्स और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली कितनी स्ट्रिक्ट हैं, कितनी लीनियंट हैं, वो सारा मैटर कर रहा होता है आपके रिसीवेबल्स को डिफाइन करने में। और एजिंग
रिसीवेबल बनाना है, उसके अगेंस्ट हमें कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए, क्या अर्ली कैश कन्वर्जन के लिए हमें अपनी ट्रेड टर्म्स को रिलैक्स करना चाहिए, या वी शुड नॉट हैव एनी compromise on our trade terms, or we should go for bank financing and all that. So there are different types of decisions that can be made to support your liquidity. Yes, any question here? सर ये जो डेज कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन डेज हैं सर, ये तो गिवन होते हैं ना हर इंडस्ट्री के जी जी, अपने ये अपने। कंपनी के, मैंने आपको बताया, कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है, जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होती है, उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अपना एजिंग स्केड्यूल बनाती है कि कितने अरसे अब में और आपको कितनी जो है वो रिकवरी हो रही होती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अगर मैं भी कोई बिजनेस छोटा सा कर रहा हूँ क्रेडिट पे, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि मुझे किस पीरियड में कितने दिनों के बाद जाके कितनी रिकवरी हो रही होती है। सर वो लाइक उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लाइक हम लाइक किसी को क्रेडिट पे देते हैं, फॉर एग्जांपल होटल मैनेजमेंट में वो तो लाइक जिसको जो ड्यूरेशन होता है वो यूजुअली 15 डेज का होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था लाइक इंडस्ट्री में, हर जी जी, इंडस्ट्री वेरी टू वेरी। ये इंडस्ट्री वेरी टू वेरी कर रहा होता है। मैंने आपको भी बात की ना, यहाँ पे जैसे ग्रोसरी है उसमें ये बहुत कम होता है। जो बड़ी आपके पास कॉर्पोरेट है जहाँ पे आपने इंपोर्ट्स करनी है या मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा होता है, तो बायर को भी पता होता है, सेलर को भी पता होता है इस चीज़ का कि इसके ऊपर अभी वर्किंग होगी, प्रोडक्शन में जाएगा, सेल्स है, उसके बाद आपको रिकवरीज आनी होती हैं। आपकी मार्केट के अंदर इवन ये रिटेल पे भी बहुत सारा काम आपका जो है वो क्रेडिट्स पे चल रहा होता है, और वहाँ पे उनके साथ प्रोमिस होते हैं कि आई विल गिव यू 50% विद इन मंथ, और रेस्ट ऑफ द 50% इन सेकंड मंथ। और कहीं आपके प्रोमिस और कमिटमेंट्स ये क्रेडिट टर्म्स ही हैं, ऐसी कमिटमेंट्स हैं ठीक कि है। वो आपको कहेंगे ओके ठीक है कंप्लीट मैं आपको 3 माह में दूंगा, बाकी मेरे से इंस्टॉलमेंट्स कर लें। और द अदर वे अराउंड, ये डिपेंड कर रहा है कंपनी की जो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं बायर और सेलर के दरमियान, वो क्रेडिट टर्म्स के हैं। अगर तो वो बहुत रिजिड होंगी तो फ्यूचर में आपके लिए सेल्स इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है। और यू नो वेरी वेल इन पाकिस्तान, नॉट इवन इन पाकिस्तान, इवन ओवर द वर्ल्ड, द क्रेडिट सेल की जो टर्म है उसी से ही आप अपने बिजनेस चला रहे होते हैं, और यू आर गोइंग टू रिलैक्स योर क्रेडिट टर्म्स, और जो पेमेंट्स हैं आपको फ्यूचर में मिल रही होती हैं कैश बेसिस के ऊपर। जो बिजनेस की नेचर, जो यहाँ पे बिजनेस चल भी रहे हैं, लेकिन उनका ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर कितना पोर्शन होगा, मे बी लेस देन 5%। your whole business sector is going to rely on the credit terms। इसी तरह चल रहे हैं आपके, और आप इसी के ऊपर चल रहे हैं। Yes, anyone else? ठीक हो। Yes, no more question? No, Okay, no, sir. then Everything is clear. okay, let's discuss our next topic is inventory management. Now, if we see a concept of inventory management again, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप हमारे पास जो टर्म आ रही है अगेन, इसके अंदर हमारे पास परचेजेस से रिलेट कर रहा है, और उसके बाद हमने कितने रैपिडली अपनी इन्वेंट्री को सेल करना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेज सेल्स इन इन्वेंट्री, हाउ मेनी डेज योर इन्वेंट्री विल स्टे within the organization, starting from the raw material to the work in process and from work in process to the finished good। ये 3 फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास होती है। इनिशियली वी विल परचेज द इन्वेंट्री, फिर उसकी वर्किंग है, देन फिनिश प्रोडक्ट में वो पड़ी हुई है, फिनिश प्रोडक्ट से वो सेल का पार्ट बन रही है जाके। अब ये जो 3 फॉर्म ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास हैं, ये कितने दिन ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास पड़ी रहेंगी, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। इसी को आपने मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। इफ योर इन्वेंट्री विल स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आपको कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट इसके ऊपर पे करना पड़ेगी। अब कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आपको क्यों पे करना पड़ रही है? बिकॉज ऑफ हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। अब आपके पास ये जो इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा आ रही है, इस वजह से हमें इसको यहाँ पे हमें इसको मैनेज तो करना है। मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यू हैव टू पे ऑफ दैट कॉस्ट, और दैट कॉस्ट विल इफेक्ट योर वर्किंग कैपिटल। जैसे ही आपका वर्किंग कैपिटल लो होगा बिकॉज ऑफ द मिसमैच इन द इन्वेंट्री हैंडल मैनेजमेंट, आपको इसके बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कंपनी डिसाइड कर रही है कि रॉ मटेरियल भी जो है वो हम
किस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली लें। आपने ये पढ़ा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जितना भी आपके पास Yes, sir. इकोनॉमिक, Yes, sir. Yes, sir. जस्ट गिव मी 5 minutes फॉर प्रेयर।